गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड विद्याकुल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग एक बार फिर से महत्वपूर्ण सेशन की करेंगे शुरुआत, जो कि आप सभी का क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। अध्याय नंबर 5 इकोनॉमिक्स का रोजगार एवं सेवाएं। आखिर ये रोजगार एवं सेवाएं आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये लगातार आपकी परीक्षा में यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रोजगार एवं सेवाओं के बारे में। तो आखिर रोजगार क्या होता है, सेवाएं क्या होती है? अभी आप लोग प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो तैयारी करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको बहुत अच्छी जॉब की तैयारी करनी है। वो जो लक्ष्य होता है प्यारे बच्चों, वो लक्ष्य क्या होता है आप सभी का? रोजगार प्राप्त करना। वो सभी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो आपका एक प्रमुख लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? रोजगार प्राप्त करना, यानी कि वो धन को एकत्र करना। जब आपके पास धन एकत्र हो जाता है, जब आपके पास बहुत अच्छे पैसे हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग सोचिए खुद भी कि कल को अगर आप लोग प्यारे बच्चों बड़े होकर पढ़ाई करने लगे और आपकी इनकम अच्छी होने लगी, आपके पास पैसा ज़्यादा आने लगा, आप लोग क्या करोगे? ऐसा है, चलिए कुछ बिजनेस कर लिया जाता है, कोई व्यवसाय कर लेते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। जब उत्पादन के कार्य में आप वही पूंजी जो आपके पास पैसा है, उसको जब उत्पादन के कार्य में लगा देते हो, तो आखिर में वो क्या करता है? वो सेवा का कार्य हो जाता है। वैसे सेवा के कार्य में हम लोग किसको शामिल करते हैं? जो सरकारी सेवाएं होती है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? सेवा के क्षेत्र में शामिल कर देते हैं। जैसे देखिए, रोजगार एवं सेवाओं का अभिप्राय क्या होता है? जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी आय, अपनी घर परिवार को चलाने के लिए जब धन एकत्रित करता है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? उसे ही बोलते हो प्यारे बच्चों क्या, कि हमें अब जो है पूंजी की प्राप्ति हो चुकी है। देखिए, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख कर क्या करोगे? जब आप अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से आपके पास इनकम होने लगेगी, और उसी इनकम के पैसे को आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगा दिया, उत्पादन के क्षेत्र में लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा आप सभी के लिए? तो वो बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या? वो बन जाएगा सेवा का कार्य। और रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात रोजगार वृद्धि में सेवा का भी विस्तार होता है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में जानेंगे? आखिर में ये जो आर्थिक विकास होता है, रोजगार एवं सेवाएं जो होती है ना, आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विकास होता है। देखो, जब प्यारे बच्चों अगर आप लोग का, जैसे भी मान लो कि आपके गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाए, हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से संपन्न हो, तो आप क्या बोलोगे? कि वह गांव समृद्ध है। उस गांव में तो सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, उस गांव के लोग बहुत अच्छे, या फिर कह सकते हो कि अमीर लोग हैं। ऐसे ही जब आपके देश का हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से कमाने लगेगा, अच्छी तरीके से उसके पास रोजगार होगा, तो वह क्या होगा? वह देश भी विकसित होने की तरफ चल पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें आर्थिक विकास जो होता है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास के लिए क्षेत्र होते हैं कुछ, ये आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्र होते हैं। उन आर्थिक विकास के क्षेत्रों में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं? तो पहला क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है क्या? दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जो ये कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र होते हैं प्यारे बच्चों, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसी को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, कृषि क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्राइमरी सेक्टर, या फिर बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आपसे पूछ लेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, बताओ क्या बताओगे? प्राथमिक क्षेत्र या फिर प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र भी इसे ही कहा जाता है। किसे प्यारे बच्चों? कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। हमारे भारत, जो हमारा भारत है प्यारे बच्चों, हमारा भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। और हमारे भारत में प्यारे बच्चों 67% जनसंख्या, ये 67% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि कार्य पर निर्भर है। सबसे ज्यादा अगर बड़ा क्षेत्र की बात करेगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या बताओगे?
भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करेगा ना प्यारे बच्चों, तब भी आप लोग कृषि क्षेत्र को बताओगे, क्योंकि 67% जनसंख्या इसी कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर छीड़ हो गए हैं। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि कृषि कार्य या फिर प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताओगे? छिपी हुई बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी। अगर ऑप्शन में, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अगर छिपी हुई बेरोजगारी अगर आपके सामने नहीं विकल्प दिया है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख देना। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है प्यारे बच्चों, या फिर कृषि क्षेत्र है, भारत के प्राथमिक क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है आप सभी को? प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। आखिर ये छिपी हुई बेरोजगारी होती क्या है? जैसे मान लो कि आपके घर में अभी कार्य करने वाले, आपके पास 1 बीघे खेत है और आपके घर में काम करने वाले 4 व्यक्ति हैं, और उस खेत में काम करने के लिए 4 व्यक्ति पर्याप्त हो। आप 4 व्यक्ति काम करके उस खेत में बहुत अच्छी तरीके से अन्न को उगा सकते हो, अन्न को उपजाया जा सकता है। किंतु अगर आपके घर पे 10 लोग भी होंगे तो आपके पास खेत तो सीमित है, आपके पास क्षेत्र तो सीमित है। जब आपके पास क्षेत्र सीमित है तो आप क्या करोगे? 10 के 10 लोग भी उसी खेत में काम करोगे। जहां 4 से काम हो सकता है वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। आपसे पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बोलोगे? कृषि क्षेत्र। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने अभी बताया आप सभी को, जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि तो हो नहीं पा रही है, और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी भी जुटती चली जा रही है। तो ऐसे में हम लोगों के सामने प्रच्छन्न बेरोजगारी का देखना तो स्वाभाविक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसके? दूसरे क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र के बारे में। आखिर ये उद्योग क्षेत्र क्या होता है? तो रोजगार का दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। देश के औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हुई है। देखिए, जब हमारे यहाँ प्यारे बच्चों हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो फिर भारत सरकार ने सोचा कि भारत देश के विकास के लिए ना हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं लाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं लाते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष की योजना। 1951 में चालू किया गया, 56 तक चला। इसमें पहली बार कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग को कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। ये कब कहा गया? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कब कहा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद प्यारे बच्चों जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई जो कि 56 से 61 तक की हो गई, तो इसमें इन्होंने दिया, भारत सरकार ने कहा उद्योग पर बल दीजिए। मतलब क्योंकि उद्योगों के द्वारा रोजगार का सृजन होता है। जब उद्योग लगते हैं, उत्पादन के कार्य होते हैं, तो उत्पादन के कार्य में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में रोजगार की संभावनाएं जो है ना, ज्यादातर कहां पर देखने को मिलती हैं? उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, उद्योग क्षेत्र। अब हम लोग जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, जिसके लिए हम और आप दोनों व्याकुल हैं। किसके बारे में? सेवा क्षेत्र के बारे में। अगर हम लोग आपसे पूछे मेरे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो क्या बोलोगे? सेवा क्षेत्र का। मतलब सोचो, सबसे छोटा क्षेत्र है, लोगों को काम करने, सबसे कम लोग काम करते हैं, लेकिन आज भारतीय इकोनॉमी में प्यारे बच्चों, आज भारतीय इकोनॉमी में 55.16% लोग
ये योगदान है भारत की जीडीपी में। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान अगर हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, सेवा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर योगदान देखने को मिलता है तो किस क्षेत्र का दिखता है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, सेवा क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करने के लिए ही इसका नाम रखा गया है सेवा क्षेत्र। देखिए जितने भी प्रकार के प्यारे बच्चों बैंक वगैरह होती है ना, बैंक, ठीक है, बैंक हो गया, बीमा हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी चीजें किस में आती हैं, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। किस में आती हैं प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। कृषि में कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, फिर भी 49.9% का योगदान देता है भारत की जीडीपी में, और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी जीडीपी में योगदान ज्यादा देता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे सेवा क्षेत्र की भूमिका के बारे में प्यारे बच्चों। आखिर सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या होती है हमारे भारत देश में। देखिए अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों कि विकसित देशों की तुलना में अर्ध विकसित या फिर विकासशील देशों में गरीब बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक होती है। हम लोग अपने भारत देश कह लें या फिर बिहार में कह लें, यहाँ पर गरीबी बहुत अधिक देखने को मिली जाती है, और यह कहा जाता है कि विश्व की संख्या का 2/3 भूभाग गरीबी और विपन्नता से दुखी है। यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास ना तो रोजगार है, ना ही 2 वक्त की रोटी है, मतलब ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना ही उनके खाने पीने की उचित तरीके से व्यवस्था है भारत की 2/3 जनसंख्या के पास। और अर्ध विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या का आधिक्य होता है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है। जहाँ पर जैसे भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। बांग्लादेश एक विकासशील देश है, जनसंख्या बहुत अधिक है। और जहां उत्पादन के अन्य साधन पूर्णतया उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, आज के समय में सरकारी नौकरी भी आप क्या कहते हो, सेवा क्षेत्र ही तो है। अगर बैंक में काम करते हो तो क्या होता है, वो भी सेवा क्षेत्र में कार्य ही तो कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ये प्यारे बच्चों, अगर आपको सेवा क्षेत्र में कार्य करना है, सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए आप सभी को क्या चाहिए होता है, तो आप सभी को सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत अधिक अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तब आप सेवा क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। अगर बात करेंगे जिस या देश या राज्य की मानव पूंजी जितना समृद्ध होता है, उस देश या राज्य का आर्थिक विकास भी उतना क्या होता है प्यारे बच्चों, तीव्र गति से चलता है। यानी कि जिस देश के पास जितना अधिक मानव पूंजी होगा, मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी का मतलब होता है जब मानव अच्छी शिक्षा, जब किसी मानव की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मानव की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य होता है, तो वह जो है अच्छा मानव पूंजी बन जाता है। जिस देश के पास जितना अधिक मानव पूंजी, जितना अच्छा मानव पूंजी होगा, वह देश उतना ही अधिक समृद्ध माना जाएगा, उतनी ही तीव्र गति से ये विकास करेगा। समृद्ध मानव पूंजी एक सशक्त श्रम शक्ति में जन्म देता है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं। तब लोगहीन भावना से ऊपर उठकर देश व राज्य के हित में काम करना प्रारंभ करते हैं, जिससे विकास की स्थिति पैदा होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या था प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैंने आप सभी से क्या बात की आजकल, आज के सेशन में मैंने बात किया रोजगार एवं सेवा के बारे में। रोजगार एवं सेवा के बारे में मैंने बात किया। रोजगार एवं सेवा यानी कि रोजगार और सेवा के क्षेत्र, सेवा के क्षेत्र को हम लोगों ने देखा। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र को देखा, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्जरी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो कृषि क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र होंगे, चाहे मछली पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, खेती करना, बुआई करना, ट्रैक्टर, ये सभी चीज़ें कृषि में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग में प्यारे बच्चों क्या क्या आता है, जैसे हो गया आप सभी के सामने गैस का उद्योग लग गया, पाइप लग गई है ना, गैस हो गया, पाइपलाइन हो गई, जितने भी उद्योग लगाए जाए, कल कारखाने लगाए गए, ये सब द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आप सभी कितने देखा कि बैंक, रेलवे, ये सभी जो भी होते हैं, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। आई होप आप सभी को ये जो मैंने रोजगार और सेवाएं का क्लास बताया है, ये अभी आप तक को जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई हैं, सब समझ में आ चुका होगा। तो इसका अगला पार्ट भी आएगा,
कल की क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी को देखने को मिलेगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास में जुड़े रहने के लिए।